नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का मराठी सब्जेक्ट का पाठ पढ़ने वाले हैं। दूसरा पाठ है जिसका नाम है श्यामचे बंधु प्रेम। बंधु प्रेम यानी क्या? बंधु यानी भाई, मराठी में इसको बंधु कहते हैं। तो बंधु प्रेम यानी भाई से प्यार। तो इस पाठ का मतलब है श्यामचे बंधु प्रेम, श्याम का उसके भाई के प्रति रहने वाला प्यार। तो अब थोड़े से लेखक के बारे में जानेंगे। साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव साने, इनका जन्म 1899 में और मृत्यु 1950 में हुई है। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। तो हमारे जो लेखक है साने गुरुजी, ये मराठी में काफ़ी फेमस ऐसे राइटर है और इनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। इन्होंने कथाएं, कविता, किताबें बहुत सारी मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इनकी कुछ लिखी हुई साहित्य सामग्री प्रसिद्ध हुई है, जिनमें से श्यामची आई, धडपडणारे मुले, ऐसी बहुत सारी इनके रचनाएं प्रसिद्ध हुई है। और ये जो हमारा पाठ है ये श्यामची आई इस किताब में से ये पाठ लिया हुआ है। तो अब हम पाठ के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण यांचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। तो इस पाठ में क्या है, तो श्याम नाम का है एक लड़का है, उसके अपने भाई के प्रति, भावंड यानी भाई, उसके अपने भाई के प्रति जो प्यार है वो दिखता है। वैसे ही उसके माता ने, उसके मम्मी ने जो उसके बच्चों को यानी उसके भाई को उसको जो शिक्षा दी है उसका वर्णन इस पाठ में मिलता है। हृदय स्पर्शी यानी मन को भाने, स्पर्श करने वाला, हार्ट टचिंग, ऐसे ये पाठ में हमें वर्णन मिलता है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। ये जो श्याम है वो एक खेड़े गांव में रहता था और वो अपनी स्कूल दापोली से पढ़ाई करता था। दापोली महाराष्ट्र के कोकण का एक रीजन है। तो मई की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और वो फिर से स्कूल ज्वाइन करने के लिए दापोली को गया था। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला, स्कूल शुरू हो गई थी, उसी के साथ रेनी सीजन भी शुरू हो गया था। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तप्त, तप्त यानी तपी हुई। तो समर में ज़मीन तप गई थी, सूरज की गर्मी से तपने लगी थी, वो बारिश के आने से शांत होऊ लागली, यानी ठंडी पड़ रही थी। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। तो आपने देखा है कि तपे हुए ज़मीन पे जब बारिश आती है तो खुशबू फैलती है, वैसे ही तापलेल्या ज़मीनीवर पानी पड़े व कसा सुंदर वास ये, यानी उस पे पानी गिरने से बहुत सुंदर सी भीनी भीनी सी सुगंध फैल रही थी। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। हाँ, आपने देखा हो तो जब पहली बारिश आती है तो मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आती है। उसी का वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया कि जब बारिश आई थी तो मिट्टी की खुशबू आ रही थी। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। गंधवती यानी सबको गंध देने वाली, सुगंध फैलाने वाली पृथ्वी या वचनाची यानी ये जो कहावत है उसकी तब उन्हें याद आ रही थी। फलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। लेखक को ऐसे लगता है कि फल फूल में जो रस आता है, जो जूस आता है, जो उसकी स्मेल रहती है, गंध यानी के स्मेल, सुगंध, एक प्रकारचा स्वाद असतो, उसकी जो टेस्ट रहती है वो सब कहाँ से आती है, तो वो उसे पृथ्वीचाच यानी वो अपने धरती माता से ही उसको मिलती है। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। तो जब लेखक
घर से निकल के अपनी स्टडी के यहाँ यानी दापोली गांव को आ रहे थे, तभी उन्होंने घर से ही एक निश्चय किया था। निश्चय यानी उन्हें ऐसे ठाम लिया था, उन्होंने सोच लिया था की आगे क्या करना है। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। जब लेखक छुट्टियों में अपने घर पे थे, तभी उन्होंने देखा उनका छोटा भाई सदऱ्यासाठी, सदरा यानी के शर्ट के लिए मम्मी के पास हट करके बैठा हुआ है, जिद कर रहा। हट्ट यानी जिद करता हुआ उन्होंने देखा। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महीन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। तब उसको समझाते हुए लेखक की माँ उसे बोल रही थी कि बेटा, जब तुझे अन्ना दादा यानी बड़ा भैया, जब तेरे बड़े भैया बड़ा हो जाएगा, रोजगारी होतील, रोजगारी यानी कि काम, उसको कोई काम मिलेगा, वो नौकरी पे लगेगा, मग तुला 6 महीन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। आता नको हट्ट करू, तब 6 महीने बाद तुम्हें नया शर्ट सिलाएंगे, अब तुम जिद मत करना। ऐसे उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को समझा रही थी। ये लेखक ने तभी वहाँ पे देखा था। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। तो लेखक कहते हैं कि दोस्तों, जब मैं छोटा था तब कपड़ों की इतनी फैशन नहीं थी, बहुत सीमित कपड़े लोग पहनते थे। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता, ये जो कोट रहता है शर्ट के ऊपर का, वो उन्हें पता ही नहीं था। कित्येकदा सदरा ही 1-2 वर्षांनी नवीनच मिळायचा। बहुत बार उन्हें जो शर्ट रहता वो भी 1-2 साल में एक मिलता था। थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे। जब ठंडी रहती थी तब उनको कोई स्वेटर मफलर नहीं मिलता था, तब उन्हें धोतर यानी कि धोती, उसको धोतर कहते। उसको ऐसे 4 लेयर में उसकी ऐसी घड़ी करके उसको गले से अच्छे से लिपट के वो स्कूल जाया करते थे। मफलर नहोते, जैकेट नहोती, गरम कोट नहोते। मफलर, जैकेट और गरम कोट यानी स्वेटर वगैरह तब उनके पास कुछ भी नहीं था। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावायचा असे मी ठरून आलो होतो। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। सदरा शर्ट, उसके छोटे भाई का सदरा फटा हुआ था, उसका शर्ट फट गया था। आई ने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। उसकी माँ ने क्या किया था, उसको दूसरे कपड़े की लेयर लगाई थी, उसको सिलवाया था दूसरों कपड़े से। आपल्या भावास नवीन कपड़ा शिवून न्यावायचा असे मी ठरून आलो होतो। लेखक ने ऊपर जो कहा था कि मैं निश्चय करके आया हूँ, तो उनका निश्चय ये था कि मैं अपने भाई को नया कपड़ा सिलवा के लेके जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे नया शर्ट दिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। परंतु पैसे कोठून आणायचे, हाँ, ये उनके सामने सवाल था कि पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो राइटर है, लेखक है साने गुरुजी, वो खुद पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, इसलिए उनके आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि पैसे कहाँ से लाएंगे। माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत। लेखक के वडील यानी कि पिताजी, उनका कुछ कोर्ट का कचेरी का काम रहता था, इसलिए वो हमेशा दापोली को आते थे, जहाँ पे लेखक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। जब उसके पिताजी दापोली को आते थे तब वो लेखक को खाऊला पैसे यानी कि अभी हम कहेंगे पॉकेट मनी, खर्च करने के लिए कुछ पैसे, तो वो उनके लेखक को दे के जाते थे। आना 2 आना यानी उस टाइम की करेंसी, उसको आना से ही पहचाना जाता था। आज जैसे रुपये पैसे हैं तभी उसको आना ऐसे बोलते थे। खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। तो लेखक ने क्या निश्चय किया, तो जो उनको पैसे मिलते थे उसमें से 1 भी पैसा खर्च नहीं करने का, ऐसे उन्होंने निश्चय कर लिया था। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। ज्येष्ठ महीने में उनकी स्कूल शुरू हो गई थी। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते। गणेश चतुर्थी आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, तो उसके लिए अभी 3 महीने
बाकी ते. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. उतने दिनों में उन्होंने वो आना मिला के उसका 1 रुपया बनाना था. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असे मी मनात निश्चय केले. तो जब गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश फेस्टिवल आएगा, तब अपने धाकटा यानी छोटा, अपने छोटा भाई को कोट और सदरा शर्ट, कुछ भी ऐसे कोट या सदरा ये सिला के लेके जाना, ऐसे उन्होंने मन में निश्चय किया था, मन में ऐसे उन्होंने सोच रखा था. ध्येयावर डोळे होते. ध्येय यानी जो हमने सोच के रखा था, जो हमारा आगे का एम रहता है, ये उनका एम ये था कि मेरे छोटे भाई को मैं शर्ट लेके जाऊंगा. ये उन्होंने पक्का कर लिया था और उसके अनुसार वो चल रहे थे. यानी ध्येयावर डोळे होते. रोज पैसे मोजत होतो. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. वो रोज पैसे काउंट करते थे, अब कितने हैं, अब कितने हैं, और उसी दिनों में गणेश चतुर्थी भी आने वाली थी. मधजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते. अब उनके पास कितने पैसे जम गए थे? 1 रुपया 2 आना. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. हाँ, तो ये फेस्टिवल क्या रहता है, गौरी गणपती, उसमें सब नए कपड़े लेते हैं. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपड़े शिवतील. तो लेखक को ऐसे लगा कि मेरे गांव में जो बच्चे हैं उनको उनके माता पिता नए कपड़े सिलाएंगे, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल, परंतु मेरे छोटे भाई को कौन कपड़े सिलवा के देगा, क्योंकि उनके माता पिता की इतनी परिस्थिति नहीं थी कि वो अपने बच्चे को नए शर्ट दिलवा सके. तो उन्होंने सोच के रखा था कि माझ्या भावाला मी शिवून देईल, कि मेरे भाई को मैं नए कपडे सिलवा दूंगा. मी शिंप्याकडे गेलो. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. शिंपी यानी टेलर, जो कपड़े सिलाता है, उसके पास लेखक गए और उनको अपने भाई का माप चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने भाई के एज का एक बच्चा उसके साथ लेके गए ताकि वो उसका माप लेके अच्छा सा शर्ट सिलवा सके. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले आणि और उन्होंने अपने भाई के माप का एक कोट बनवाने के लिए वो टेलर को बोला. 2 वार कपड़ा घेतले. वार यानी एक उस टाइम का एक कपड़ा वगैरह से नापने का एक ये था, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर वैसे वार, उससे वो कपड़ा मापते थे, उससे वो कपड़ा नापते थे कि कितना है कितना नहीं. अर्धा वार अस्तर घेतले. अस्तर यानी कि अंदर से लगाने वाला भाग, जो कोट के लिए जो अंदर से कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हैं उसको अस्तर कहते हैं. तो उन्होंने 2 वार शर्ट के लिए कपड़ा लिया और आधा वार अस्तर के लिया. कोट तयार झाला और फिर उसका कोट तयार हो गया. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला. यानी जो पैसे उन्होंने पाई करके जो पैसे जोड़े थे, अपने पॉकेट मनी बचा के जो पैसे जोड़े थे, उसमें से उसका कोट तयार हो गया था. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी नहाले होते. जब लेखक के हाथ में वो कोट आया था, वो टेलर ने सिलवा के वो कोट उनके हाथ में रखा था, तब उनके आंखें भर आई. उन्हें बहुत आनंद हो गया. डोळे अश्रूंनी नहाले यानी उनको ये देख के बहुत आनंद हो गया और आनंद से उनके आँखों में आंसू आ गए. उनके आँखें नम हो गई थी. मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होते ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील. हाँ, तो लेखक जब गणपति का सन आया, गणपति का फेस्टिवल आया, तब वो घर जाने को निकले. साथ में उन्होंने अपने भाई के लिए सिलवाया हुआ कोट भी लिया था. और वो जब जाने लगे तब वो जिनके घर रहते थे वो उनको बोले कि पावसा पाण्याचा जाऊ नको, यानी ये बारिश के दिन है, बारिश शुरू है, पानी आ रहा है, तो इसमें आप मत जाओ. नदी नाल्यांना पूर आले असतील. नदी नाले सब ऐसे पूर आ गए होंगे, बारिश के पानी से पूरे बह रहे होंगे, तो इसमें मत जाना. पिसईच्या पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. ये वहाँ की
जो नालियाँ नदी नाले उनके नाम हैं, ये पूरे भर भर के बह रहे होंगे तो आप मत जाना। ऐसे लेखक को वो जहाँ पे रहते थे उन्होंने बोला। आमचे ऐक यानी हमारा सुन। मी कोणाचे ऐकले नहीं, हृदयात प्रेम पूर आला होता। तो लेखक हमें बताते हैं कि उन्होंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि उनके मन में अपने भाई के लिए बहुत सारा प्यार था और उन्हें किसी भी हालत में अपने भाई से जाके मिलना था। तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार, हृदयात प्रेम पूर आला होता तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीख घालणार, यानी उन्हें किसी भी हालत में अपने भाई से मिलना था। तो उससे वो नदी नाले को जो बारिश की वजह से पूर आ गया था, वो कुछ भी करके उनको नहीं रोक सकता था। उन्हें किसी भी हालत में अपने भाई से मिलना था। इस वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल पे जाए या ऊपर दिए हुए आई का बटन दबाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।